हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनंता सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार फतेह इंग्लिश एकेडमी 6M पे। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको करवाऊंगी बीपीएससी ने जो अपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में क्वेश्चन पूछे हैं और बार बार इनके पेपर्स में वही क्वेश्चंस मुझे रिपीट देखने को मिले हैं। इस वजह से मैं आपको ये सीरीज कंप्लीट करवा रही हूँ। इससे पहले भी मैंने कई सारी क्लासेस बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर लिया है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप जा करके वहां से उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। इसमें चलिए आज का पहला क्वेश्चन है। देखिए, इसके नंबर पे ध्यान मत दीजिए क्योंकि मैंने अलग अलग जगह से इसको कलेक्ट किया है और वही क्वेश्चन कलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा है जो सौरमंडल का भाग नहीं है। तो सौरमंडल का भाग निहारिका नहीं है, जिसे नेबुला बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में निहारिका बोलते हैं। और एस्ट्रॉइड है, क्षुद्रग्रह ग्रह भी है, और धूमकेतु मतलब कॉमेट्स, ये सब क्या है? ये सब हैं आपके सौरमंडल के भाग। और सौरमंडल का भाग कौन नहीं है? निहारिका है। निहारिका क्या है? जहां तारों का जन्म होता है उसे निहारिका बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो तकला मकान मरुस्थल स्थित है आपके चीन में, मध्य एशिया में, ठीक है, मध्य एशिया में, चीन में, ठीक, झिंजियांग में। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वलन क्रिया किसका परिणाम है। मतलब वलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल का। देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्षैतिज रूप में पर्वतों के निर्माण में सहायक संचलन बल को। अब देखिए, इसका ये इतना हिंदी तो क्या जरूरत ही है, आप इतना समझ लीजिए कि जो पृथ्वी की जो लेयर्स होती हैं, पृथ्वी के जो अपर क्रस्ट होते हैं, क्रस्ट वगैरह, वो क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ भी आते हैं, एक दूसरे की तरफ भी आते हैं अलग अलग लेयर्स, और एक दूसरे की तरफ से दूर भी जाते हैं, मतलब अपोजिट भी जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब एक दूसरे की तरफ जाते हैं तो जो जो भारी रहता है वो नीचे चला जाता है, जो हल्का रहता है लेयर वो ऊपर चला जाता है। तो इसी तरह से करके पर्वत वगैरह का निर्माण भी होता है। तो वलन प्रक्रिया द्वारा भी पर्वत का निर्माण होता है। और आपका ये काम है कि फोल्डिंग माउंटेन्स कौन कौन से हैं इंडिया में, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इसको आप तैयार कर रखिएगा कि फोल्डिंग माउंटेन्स कौन कौन से हैं इंडिया में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है महाद्वीप अलग कैसे हुए। देखिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज से महाद्वीप मतलब ये सिद्धांत बताते हैं कि महाद्वीप अलग कैसे हुए। इसको हिंदी में बोलते हैं विवर्तनिक क्रिया, ठीक। और इसमें क्या है कि अलग अलग प्लेट्स हैं और वो पहले एक ही था, पहले एक ही पेंजिया था, फिर धीरे धीरे अलग अलग काल में अलग अलग हुआ, धीरे धीरे फिर जैसे क्या था कि जैसे अफ्रीका महाद्वीप में पहले भारत भी यहीं पे था, फिर धीरे धीरे भारत इधर गया, जाते गया जाते गया, फिर वहाँ पे टेथिस सागर का निर्माण हुआ ना। तो इस तरह से करके ये महाद्वीप धीरे धीरे अलग हुए। और ये कौन सी थ्योरी बताती है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इंग्लिश में, हिंदी में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, ठीक। तो कौन सी जल संधि जोड़ती है हिंद महासागर और लाल महासागर को? रेड सी और जो आपकी इंडियन ओशन है, किसको जोड़ती है? ये बाब अलमंदेब बाब अलमंदेब। अब यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे स्वेज नहर भी है इसके बीच में। अब इसमें डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, फारस की जो खाड़ी और ओमान की खाड़ी को हारमूज जल संधि जोड़ती है, ठीक। और जो ओमान और ईरान में स्थित है। मलक्का जो जल संधि है वो इंडोनेशिया व मलेशिया देश के मध्य स्थित है। मलक्का जल संधि जो कि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। आपको एक बार मैप देख लेना है, दक्षिणी चीन सागर कहाँ पे है और अंडमान सागर कहाँ पे है। तो और काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है उसे बोलते हैं बोस्पोरस जल संधि, जो कि टर्की में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है, देखिए आप ये मैप देखेंगे ना तो बहुत ही इजी हो जाएगा इसके लिए, और एक बार देख लीजिएगा इसको मैप से। 90 ईस्ट रिज, ठीक है, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? हिंद महासागर में। देखिए, 90 ईस्ट रिज ऐसे बना हुआ है, तो ये पूरा 90 डिग्री पर है, ठीक है।
90 डिग्री पर इस तरह से करके इसका नाम है। ये कहाँ पे है? ये आपका है अंडमान निकोबार में। आप जब मैप देखेंगे ना तो आपको एक ऐसी लाइन दिखेगी, तो वो क्या है? वो 90 डिग्री मतलब 90 ईस्ट ब्रीज है। ठीक, आप उसको मैप में थोड़ा देख लीजिएगा। और सागरीय लवणता, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? भूमि। अब सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है। लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। देखिए ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है, देखिए हाँ, इसमें ये है सागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड का अधिक योगदान होता है। ये पूछा जाता है। देखिए जो पूछा जाएगा वही मैं बताऊंगी, और मतलब फालतू की चीजें रीड करने से क्या मतलब, आपके पास टाइम भी तो बहुत कम है। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है, जो अरब सागर है उसका खारापन कितना है आपका 35 पीपीटी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और यहाँ पे लोग डूबते नहीं है, इतना खारा पानी है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया? तो प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया आपके 1935 अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, ये है प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था का अंत कर, देखिए द्वैत शासन व्यवस्था का अंत कब हुआ? 1935 में। ठीक है, और उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। साथ ही केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। देखिए ये क्वेश्चन पूछते हैं कि केंद्र में द्वैत शासन स्थापित कौन से एक्ट से हुआ? तो 1935। प्रांत में समाप्त कैसे हुआ? तो 1935। इस तरह का क्वेश्चन बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, देखिए क्वेश्चन कितना घुमा फिरा के वही सेम क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, तो बार बार पूछेंगे ही, क्योंकि भारतीय ये इंडियन नेशनल मूवमेंट तो बार बार होगा नहीं, तो वही क्वेश्चन तो आएंगे ही बार बार, और इनका एक ट्रेंड भी होता है। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए अब इसके बारे में थोड़ा डीप देख लीजिए। कई बार मैंने बताया है लेकिन फिर भी एक बार। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। तो कौन से मतलब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किसमें पारित हुआ था? लाहौर अधिवेशन में। और यह निर्णय लिया गया कि आज के दिन प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, तद और इसी के अनुरूप 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। देखिए स्वतंत्रता दिवस और लोग कहेंगे गणतंत्र दिवस, तो जब नहीं हो पाया था, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पे इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, यही एक कारण है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? कौन सा अधिकार ऐसा है जो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो ये संवैधानिक निराकरण का अधिकार। संवैधानिक निराकरण का अधिकार किसको उपलब्ध है? गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, लेकिन एक ऐसा अधिकार जो सिर्फ और सिर्फ अपने नागरिकों को ही उपलब्ध है, वो आर्टिकल 19 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो कौन सा है? राइट टू एजुकेशन। अब यहाँ पे राइट टू एजुकेशन की बात आ गई तो इसको डीपली अच्छे से पढ़ लीजिए। 86 में संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया, जिसे अप्रैल 2010 से लागू किया गया। इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। संविधान में अनुच्छेद 21 का अंतः स्थापित कर यह व्यवस्था की गई कि राज्य 6 से 14 वर्ष आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ठीक है, कौन से मतलब कितने वर्ष के बच्चे आते हैं इसमें? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे। ठीक, ये इंपॉर्टेंट था, इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट थी। तो जो इम्पॉर्टेंट होगा मैं उसको बताते जाऊंगी। फ्रेंड्स आप जो है ये जो आज की क्लास है इसको शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जिनके एग्जाम्स होंगे, ताकि उनके एग्जाम्स अच्छे जाएं उनके भी। और भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो 1 अप्रैल 2010 को।
राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में क्या होते हैं, राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य, जिसमें 12 भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, मतलब नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जो उत्कृष्ट क्षेत्र में रहते हैं। उत्कृष्ट क्षेत्र चाहे वो कला हो, साहित्य हो, विज्ञान हो, समाज सेवा हो, सहकारिता हो, मतलब कुछ उन्होंने समाज में अच्छा किया हो, कुछ उन्होंने अच्छा किया हो, कुछ उनकी स्पेशल क्वालिटी हो, उसके बेसिस पे। इसमें क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो मुझे तो बोलते बोलते ना उससे कुछ हो जाता है, मतलब कि थोड़ा सा स्लिप हो जाता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की जाती है, मतलब कि किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है अनुच्छेद 352 के तहत। और कब किया जाएगा, जब या तो फिर युद्ध होगा, या तो फिर बाह्य आक्रमण होगा, या फिर मतलब सेना जब विद्रोह कर देगी, तब राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा करते हैं कि अब राष्ट्रीय आपात है। ठीक है, 3 तरह के आपातकाल होते हैं, और उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं तो सर्च करिए, उसको देखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। ठीक है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। और ये भी पूछा जाता है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्यों में 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, मतलब कि कैग, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वगैरह होते हैं, द्वारा किया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करता है। मतलब जो सीएजी होता है ना, वो जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, वो उसकी जांच ये करता है, लोक लेखा समिति करता है। ठीक है, और ये बताइए कि कैग कौन से अनुच्छेद में आता है, ये पूछा जाता है, कैग कौन से अनुच्छेद में आता है, सीएजी कैग। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो अब बाकी तो इसमें ऑप्शन डी ही दिख रहा है, इसलिए आप सही वाला देख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। देखिए, सही वाला आप देखेंगे तो थोड़ा आपको लर्न होता जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, इसके पहले वाले में मैंने बोला था कि अशोक मेहता समिति आप पढ़ लीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे फिर से आ गया, मैंने बोला भी था और यहाँ पे आ भी गया, तो इसलिए जो मैं बोलती हूँ कि ये वाला आप पढ़ लीजिएगा या ये वाला आप सर्च कर लीजिएगा, तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में इसी ट्रेंड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अशोक मेहता समिति आ गई, तो अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की थी, तो पंचायत राज की द्विस्तरीय, मैंने उसमें बताया भी था कि 2 स्तरीय की समिति की को किसने बोला था, अशोक मेहता ने। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए कि समिति ने 1978 में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की, जबकि बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की मतलब स्थापना की सुझाव दिया था। देखिए, समिति सबसे पहले आई थी बलवंत राय मेहता की, उसके मतलब इन दोनों में कंपेयर हो रहा है, बाकी तो समिति और भी आई थी, लेकिन इन दोनों में कंपेयर हो रहा है कि कौन सा पहले आया था, तो पहले आया था आपका बलवंत राय मेहता, बाद में आया था अशोक मेहता की। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, तो भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव में योजना आयोग की स्थापना हुई थी, और मैंने इसके बारे में बताया भी था कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी, और कुछ इसके बारे में विशेष भी बताया था, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड भी हुआ है और वहाँ पे स्पेशल बताया था, तो अगर पुरानी वीडियोज़ देखना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। खनिज मिनरल क्या है, खनिज मिनरल क्या है, अकार्बनिक ठोस है। मनुष्य खनिज का प्रयोग भोजन के रूप में ग्रहण करता है, और ये सब मतलब ये है अपना, पढ़ लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होगा वही मैं पढ़ाऊंगी।
एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है? तो किस में मिलता है? प्राकृतिक तत्व में। एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्वों में पाए जाते हैं। परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक है, परमाणु तत्व कहलाता है। देखिए, परमाणु के 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये बताइए कि प्रोटॉन पे चार्ज होता है कि नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है कि नहीं होता है, न्यूट्रॉन पे होता है कि नहीं होता है। ये मैंने साइंस वाली सीरीज में कराया है जिसमें साइंस के क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। मतलब मजबूत अम्ल क्या हो गया? HCl हो गया। मजबूत क्षार क्या हो गया? NaOH। ठीक है, ये मजबूत क्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? जो पौधे मतलब नमकीन मिट्टी में उगते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हेलोफाइट्स। लवणों मृदोद्भिद, इतना बड़ा नाम हिंदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें संवहनी पौधे, पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? मतलब वेस्कुलर प्लांट्स में पानी किससे ऊपर जाता है? जाइलम टिश्यू से जाता है। मैंने एक वीडियो में आपको समझाया भी है, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा अगेन, क्योंकि टाइम बहुत कम है इसलिए बार बार क्या। पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो कौन सा भाग होता है कि जो फूल बन जाता है? लीव्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि भ्रूण एम्ब्रायो किस में मिलता है? मतलब भ्रूण जो कि एम्ब्रायो होता है किस में मिलता है? वो मिलता है सीड्स में। सीड्स में आपके भ्रूण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। देखिए, इसका इंपॉर्टेंट है तो इसका थोड़ा पढ़ लीजिए। पौधे का प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मतलब फोटोसिंथेसिस की क्रिया, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को विकिरण ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं तथा पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं H2O द्वारा भोजन मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जो ये भोजन होता है इनका, वो अंतिम रूप से किस में बदलता है? कार्बोहाइड्रेट किस में बदलता है और कहाँ जाके स्टोर होता है, ये भी बताइए। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया, मतलब ऐसे पौधे जो मतलब खुद को ही पोषित करते हैं, मतलब जैसे पेड़ पौधे तो खुद स्वपोषी होते ही हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स अध्ययन है आपके आनुवांशिकता का, और आंख बंद करके लगा दीजिएगा आनुवांशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आधारित है, जो कि इन्होंने मटर के दाने पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो कैसे होता है भाई? जीन्स के थ्रू होता है। और कैसे होता है? जीन्स के थ्रू होगा। हाँ, जीन्स का थ्रू होगा, जीन्स का ब्लेंडिंग होगा, उसमें क्रोमोसोम्स का बदलाव होगा। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे में पाई जाती है वो माँ और पापा से कैसे मतलब मिलती है, मतलब कैसे आती है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इन्हीं प्रक्रियाओं के थ्रू आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि 2G स्पेक्ट्रम में जो G का शब्द है वो क्या है? मतलब G किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये G जनरेशन के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, 2G के आगे 3G 4G 5G यही सब है। 4G लिखा ही नहीं इसमें। पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण बनता है सभी से भाई। बायोटिक फैक्टर्स हैं, मतलब कुछ जैविक घटक हैं, जीवीय घटक हैं, फिजियोग्राफी का जो हिमालय नदी पहाड़ ये सब जो भी एबायोटिक घटक हैं, ये सारे घटकों से मिलकर एनवायरनमेंट तो बना है। ये तो आप कॉमन क्वेश्चन है, अगर वैसे भी आ गया तो आप लगा दोगे, तो उसमें टाइम क्या वेस्ट करना। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? मतलब बिहार के जो उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ पे स्थित है? तो है पटना में। बिहार में उद्योग कमिश्नर का मुख्यालय पटना में स्थित है। उद्योगों की स्थापना आदि में हो रही समस्याओं का निवारण के इसके माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है आपका, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार में क्या होता है ना, जो कोसी नदी अपना रुख बदल देती है, कब बदल देती है कुछ पता नहीं रहता, तो इसको बिहार का शोक भी कहते हैं कोसी नदी को। और बाढ़ हो जाती है, बाढ़ से बहुत मतलब एक जब जो मैं पढ़ा रही थी EVS क्लास 4th का, तो उसमें था एक चैप्टर जिसमें बाढ़ का ऐसा था।
ठीक है। तो अगर आपने ईवीएस नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। ईवीएस का काम मतलब पूरा एकदम अच्छे से निचोड़ करके पढ़ाया है, कोई भी टॉपिक आपका वहाँ से नहीं छूटेगा। और पीडीएफ भी उसकी मिल जाएगी मेरी फतेह इंग्लिश एकेडमी 6 नाम के टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर स्थित नहीं है? तो पटना स्थित नहीं है, बाकी सासाराम, औरंगाबाद, मोहनिया। तो यहाँ पे चलिए और भी देख लेते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण, प्रबंधन एवं रख रखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार द्वारा निभाई जाती है। देखिए एक क्वेश्चन आया था यही कि किसके द्वारा निभाई जाती है, तो भारत सरकार के द्वारा निभाई जाती है, किसी एग्जाम में पूछा गया था। इसका नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर पटना स्थित नहीं है, तो बात हो गई। वर्तमान में NH2 असम से डिब्रूगढ़ से मिजोरम के तुईपुंग तक जाता है। अजीब अजीब नाम रखा है तुईपुंग। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। ठीक है, ये देखिए हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। कब हुआ था? 1921 में। देखिए हजारीबाग जो मतलब उस टाइम बिहार में था, में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में संपन्न हुआ था। तत्कालीन असहयोग आंदोलन का इस अधिवेशन पर महत्वपूर्ण प्रभाव प्रदर्शित हुआ, जबकि इसका पहला सम्मेलन 1906 में पटना में आयोजित किया गया था। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद। कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। इसके बारे में देख लेते हैं। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि राजकुमार शुक्ला, अब राजकुमार शुक्ला को तो कोई भूल ही नहीं सकता, इतनी बार ये क्वेश्चन में आए हैं। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भरहवा के। राजकुमार शुक्ला बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के मुरली भरहवा के निवासी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ इसमें जितनी क्वेश्चन है लगभग मोस्ट क्वेश्चन में रिपीटेड आपको मिल रहे होंगे। इसका इनका चंपारण सत्याग्रह पर गांधी जी को बिहार आने के लिए इन्होंने आमंत्रित किया था, इसलिए। श्रीनिवास चंद्र दासगुप्ता कौन थे? तो ये पुरुलिया से थे। ठीक है, कहाँ से थे? पुरुलिया से थे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? बिहार उड़ीसा प्रांत के गवर्नर पद से इन्होंने त्यागपत्र दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है डूरेंट कप। फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं एक मैराथन टाइप का क्लास ले रही हूँ, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाएँ कम टाइम में। ठीक है, आपका तैयारी बहुत अच्छा हो पाए। और फ्रेंड्स इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करिएगा जिनको आप जानते होंगे। डूरेंट कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है डूरेंट कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसका मुख्यालय हेग में है। बहुत जगह पूछा भी जाता है, बहुत जगह स्थापना पूछी जाती है, तो स्थापना हुई थी 1946 में। ठीक है, और एक चीज़ और है, इसमें जो न्यायाधीशों की संख्या होती है 15 होती है, और इनकी जो नियुक्ति होती है 9 वर्षों के लिए होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? मतलब उत्खनन से संबंधित कौन नहीं थे? तो वीए स्मिथ नहीं थे। तो कौन थे? तो चलिए इसके बारे में डीपली देख लेते हैं। आरडी बनर्जी, केएन दीक्षित, एमएस वत्स हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे, जबकि वीए स्मिथ विश्व इतिहासकार थे जिन्होंने भारत के इतिहास से संबंधित कई पुस्तकों की रचना की थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? देखिए हजारों बार ये मतलब क्या बताऊं कितनी बार ये रिपीट हुआ है। इंडिका के लेखक कौन थे? तो ये भी रिपीट हुआ है, इसको भी स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, मतलब प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लीजिए आप, कि
समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि हरिशेर था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। ठीक, बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो किस चीनी यात्री ने की थी? ह्वेनसांग ने किया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमार गुप्त। और मैंने ईवीएस की क्लास में भी बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो जिन्होंने ईवीएस एससीईआरटी का नहीं देखा है समरी, तो जाकर के अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से डीपली एक्सप्लेन किया है। अब अगर आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाकर के अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा है मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है, और राजस्थान राज्य के अजमेर में स्थित है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहते था? लाख बख्श कहा जाता था, क्योंकि ये बहुत बड़े दानी थे, और कुतुब मीनार का निर्माण भी इन्होंने शुरू करवाया था। ठीक है, शुरू इन्होंने करवाया था, लेकिन खत्म किसने करवाया था? खत्म इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तुजुक-ए बाबरी लिखा गया है आपका तुर्की भाषा में। तुजुक-ए बाबरी या फिर बाबरनामा भी आप इसको कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए ठीक है, फिर आज तो यहीं पे, और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। बस फटाफट आप पढ़ते जाइए, आपका तो एग्ज़ाम निकलना है ही। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।